एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स पंडा। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ बात करने के लिए सीडीएस एग्जाम की रिटन स्ट्रेटेजी के ऊपर। आज जो है एक एक चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे जीएस की, बात करेंगे इंग्लिश की, बात करेंगे मैथमेटिक्स की भी। देखिए, जो सीडीएस का रिटन एग्जाम है उसको 3 से 4 लाख एस्पिरेंट्स फिलअप करते हैं, लेकिन सिर्फ 7 से 8 हजार एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं हर बार। तो राइट स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी चाहिए और क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, और आपको अपनी प्रेपरेशन किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करनी चाहिए, उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। बात उन गलतियों की भी करेंगे जिसकी वजह से सीडीएस एस्पिरेंट जो है एक चक्कर में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सीडीएस का रिटन एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो चलिए, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो एग्जाम आपसे डिमांड क्या करता है। अगर आप एसएससी देने जाएंगे, एफकेट देने जाएंगे, सीएपीएफ देने जाएंगे, तो हर एग्जाम की डिमांड अलग होगी। आपको हर एक एग्जाम को अपनी जगह पर रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए कि वो एग्जाम जो है आपसे चाहता क्या है। अब अगर तो आप जा रहे हैं ओटीए के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जीएस और इंग्लिश का एग्जाम देना है। अगर आप जा रहे हैं आईएमए के लिए, एएफए के लिए या आईएनए के लिए, तो आपको जीएस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स तीनों एग्जाम देने होंगे। अब आगे बात करते हैं। जो हमारी फीमेल एस्पिरेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ ओटीए के लिए एलिजिबल रहती है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के लिए ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी पड़ती है। अब ये जो सेक्शनल कट ऑफ है हमारी, ये रहती है 20%, यानी कि मिनिमम आपको जीएस में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में 20% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। यानी कि टोटल मार्क्स है 100, मिनिमम आपको 20 मार्क्स चाहिए जीएस में, 20 चाहिए इंग्लिश में, 20 चाहिए मैथमेटिक्स में। ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए। अब हम देखेंगे पास्ट ट्रेंड्स को। देखिए, पहले तो ओटीए की कट ऑफ जाती थी 75, 80, 82, लेकिन लास्ट 2 बार से ओटीए की कट ऑफ में जंप देखने को मिला है। ओटीए की कट ऑफ जा रही है 95 के अप्रोक्स। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए ओटीए के लिए 100 मार्क्स, आईएमए के लिए 140, एएफए के लिए 150, आईएनए के लिए 125 प्लस। ये मिनिमम टारगेट है जो आपको लेकर चलना है प्रेपरेशन करने के लिए, ताकि आप शॉर्ट जो है ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर सके। अब आपको आइडिया हो गया रफली कि आपने टारगेट कितना लेकर चलना है। अब दूसरा काम क्या होता है, उस टारगेट को डिस्ट्रीब्यूट करना। आज ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि अब आपको ओटीए में 100 मार्क्स चाहिए। आपके पास पेपर है 2, इंग्लिश का, जीएस का। आप 100 मार्क्स लाएंगे कहाँ से? देखिए, अगर मैं रफली लेकर चलूं तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी रहता है। जीएस में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है स्कोर इंक्रीज करने के लिए। काफियों के तो 20 मार्क्स भी नहीं आते जीएस में। अब बात करेंगे टारगेट। देखिए, अगर आप जाते हैं ओटीए के लिए, एक रफ टारगेट आपका होना चाहिए। आप इंग्लिश में 70 स्कोर करेंगे, जीएस में टारगेट लेकर चलेंगे 30 मार्क्स का। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर आपको एएफए निकालना है तो 70 इंग्लिश, 30 मार्क्स जो है जीएस में और 50 मार्क्स मैथमेटिक्स में। अगर आप इससे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं मैथ में, इंग्लिश में, तो वो आपको कंफर्ट दे देगा जीएस में कम स्कोर करने का। अब ये होगी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, टारगेट क्लियर है। अब आपने देखने हैं प्रीवियस ईयर। पहले तो जो एग्जाम दे चुके हैं उन्हें पता होगा कि वो रफली कितना स्कोर करते हैं। अगर आप में से किसी ने पहले एग्जाम नहीं दिया और पहला अटेम्प्ट है, मैं आपको ये कहूंगा एक बार प्रीवियस ईयर दे देना, सॉल्व कर देना, चाहे आपको कुछ आता है चाहे नहीं आता, ताकि आपको क्वेश्चंस का लेवल पता लग सके, आपको अंदाजा हो सके कि आप मैथ में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, जीएस में कर सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं, ताकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की वो आपको क्लियर रहे, आपका टारगेट आपके सामने हो। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस की। देखिए, जीएस जो है उसमें
राइट स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करें, राइट अप्रोच को फॉलो करें, तो डेफिनेटली आप 2 से 3 महीने में जीएस की तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स के साथ। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अब होता क्या है, देखिए जो यूपीएससी सीडीएस है ना, इसकी नोटिफिकेशन में पहली चीज है कि जीएस का सिलेबस मेंशन नहीं किया। अब जब जीएस का सिलेबस मेंशन नहीं किया, उन्होंने ये नहीं बताया कि यार ये टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे, तो मोस्टली एस्पिरेंट्स जो है इसी चीज में फंस जाते हैं। उनको यही नहीं पता लगता कि सीडीएस के लिए क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैंने इतने कैपेबल देखे हैं जो शायद पहली ही बार में सीडीएस निकाल लेते, लेकिन उनका नहीं निकला क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं थी। अगर आपके किसी भी बड़े भाई बहन ने सीडीएस का रिटन एग्जाम निकाला है, या आपके पास कोई मेंटर है, या कोई भी ऐसा बंदा है जिस पर आप विश्वास करते हैं, आपका सीनियर हो सकता है कॉलेज का, उससे पूछिए कि उसने सीडीएस रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे की। सीडीएस की रिटन एग्जाम में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और क्या यूपीएससी सीडीएस के रेलिवेंट है। क्योंकि यूपीएससी ने वो काम आप पर छोड़ दिया। उन्होंने तो कह दिया कि जीएस वही पूछी जाएगी जो एक ग्रेजुएशन लेवल के बंदे को आनी चाहिए। अब उसमें क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और वो आइडेंटिफाई करने में मैं आपकी मदद करूंगा। अब ये तो हो गई पहली बात कि आपको ये नहीं पता था कि सिलेबस क्या है। अब दूसरी गलती की बात करते हैं। आपने काफी लोगों को सुना होगा कि यार हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क और शॉर्टकट में ना बिल्कुल हल्का सा अंतर होता है, जो कि आपको एक पूरा एग्जाम, एक पूरा अटेम्प्ट आपका खराब कर सकता है। स्मार्ट स्टडी का कभी भी ये नहीं मतलब होता कि आप सिर्फ 10-10 टॉपिक्स जो है हर एक सब्जेक्ट के कर ले, या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर कर ले, या किसी ने आपको कह दिया कि यार पिछली बार ना सेंसस 2011 के ऊपर क्वेश्चन आए थे 5, तो हर बार आएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप में से काफी एस्पिरेंट्स जो है, आपके पास अभी सिर्फ 2 से 3 महीने का टाइम होगा, और आप में से इस वक्त बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हम शॉर्टकट अपना लेते हैं। वो स्मार्ट वर्क नहीं होगा, वो शॉर्टकट होगा, और ये आपको एक पूरा अटेम्प्ट आपका सीडीएस का खराब कर देगा अगर आप इन 2-3 महीनों में शॉर्टकट की तरफ जाएंगे। अब शॉर्टकट क्या है? या शॉर्टकट है कि जीएस में होते हैं 5 सब्जेक्ट्स, यानी कि साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साथ में हो गया करंट अफेयर्स। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स आधे अधूरे कर रहे हैं तो आप भगवान भरोसे जा रहे हैं, स्मार्ट वर्क के भरोसे नहीं जा रहे। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क है कि यार 5 सब्जेक्ट्स मत करो, लेकिन 5 में से 3 सब्जेक्ट्स कोई भी अच्छे से कर लो अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। ये है स्मार्ट वर्क। क्या आपके पास 3 महीने हैं तो क्या आप 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं कर सकते? एक मंथ में एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता? क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, पूछिए कि आप 15 से 20 दिन में एक सब्जेक्ट नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ 3 ही सब्जेक्ट करिए पहले, लेकिन पूरे अच्छे से करिए। ये है स्मार्ट वर्क, ये है स्ट्रेटेजी। अब पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया कि आपको 5 में से 3 सब्जेक्ट्स करने हैं अच्छे से। अब आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट होगा कि क्या बाकी 2 सब्जेक्ट्स करने ही नहीं। देखिए, अब यहाँ अप्लाई करना है स्मार्ट वर्क का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि जो चीज आप सभी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते थे कि यार मैं हर सब्जेक्ट का सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ लेता हूँ, वो चीज अप्लाई करनी है इन 2 सब्जेक्ट्स में। 3 सब्जेक्ट्स कर लिए अच्छे से, करंट अफेयर्स कर लिए अच्छे से, बाकी 2 सब्जेक्ट्स का सिर्फ करना है इम्पोर्टेंट पार्ट, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, और वो पार्ट जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि पहली चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने एटलीस्ट कोई सब्जेक्ट पूरा नहीं छोड़ा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक माइंडसेट क्रिएट करता है आपका एग्जाम क्लियर करने का। तो पहली चीज हो गई ये। दूसरा, अगर एग्जाम में उन टॉपिक्स में से कोई आसान क्वेश्चन आता है तो वो आपके लिए बोनस रहेगा, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई जीएस की स्ट्रेटेजी। 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से, 2 सब्जेक्ट्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और करंट अफेयर्स। अब देखिए, एक सब्जेक्ट जो है 15 से 20 दिन में आपका हो जाएगा, यानी 60 डेज, 2 महीनों में 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से हो जाते हैं। बाकी 5 से 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं? 2 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
यानी मैक्सिमम 70 डेज लगते हैं सीडीएस की जीएस रेडी करने में, जिससे कि आपके 30 से 50 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। अब हमने बात कर ली कि आपको क्या क्या करना है। अब बात करेंगे कैसे करना है और कहां से करना है। पहली बात करंट अफेयर्स की। अब करंट अफेयर्स जो है ना, सबसे ज्यादा वेटेज भी करंट अफेयर्स की होती है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सीडीएस क्लियर करने के लिए करंट अफेयर्स ही है, जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। अब करंट अफेयर्स जो है दो तरह के होते हैं। पहले डायरेक्ट करंट अफेयर्स, दूसरे इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स। डायरेक्ट करंट अफेयर्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स जो है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न्यूज में रही तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछ लिए। आपको लगेगा कि वो पॉलिटी की वजह से पूछे, लेकिन वो पूछे इस वजह से क्योंकि उस वक्त ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो था वो न्यूज में रहा। अब अगर आप ये सोचेंगे कि यार एक बार ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर क्वेश्चन आ गए या 2 बार सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आ गए तो वो हर बार आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो इस वजह से पूछे जाते हैं क्योंकि वो न्यूज में रहे हैं किसी न किसी कारण से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति तोड़ दी गई तो उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। शेड्यूल 10 न्यूज में रहा तो शेड्यूल 10 के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स क्या है? इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स से आपको पॉलिटी में भी क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आएंगे। ये खासियत है इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स की। और ये नॉर्मल जब आप सिलेबस पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त पकड़ में नहीं आते। आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे हिस्ट्री, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे ज्योग्राफी, तो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो करंट अफेयर्स के पार्ट है 2, डायरेक्ट करंट अफेयर्स, इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स। डायरेक्ट करंट अफेयर्स का आपको पता है, इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स के बारे में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश कर दी है। अब दिक्कत ये है कि करंट अफेयर्स दोनों ही कवर कहां से करें। देखिए, ऑनलाइन सिर्फ एक ही सोर्स ऐसा है जो कि डायरेक्ट करंट अफेयर्स और इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स सीडीएस के लिए पूरे करता है, और वो है हमारा चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। अगर आप हमारे नोट्स कर लेते हैं और वीडियोस कर लेते हैं तो आपके दोनों ही करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। अगर आप हमारे नोट्स नहीं लेना चाहते और करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान जरूर रखना, आप जिससे भी प्रेपरेशन करें ये ध्यान जरूर देना कि क्या वहां पर इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो वो आपको आधे अधूरे करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। डायरेक्ट करंट अफेयर्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स यूपीएससी के रेलिवेंट पकड़ने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है और उस तरह की नजर चाहिए होती है, ताकि आप निकाल सकें कि यूपीएससी किस तरह के इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स पढ़ सकता है। अगर आप इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी न्यूज, हिंदू न्यूज़पेपर इनको फॉलो अप कर सकते हैं। अब काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या विजन आईएएस की जो मैगजीन है करंट अफेयर्स की वो सफिशिएंट है। नहीं, देखिए, जो विजन की मैगजीन आती है ना वो मेंस के पेपर, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो मेंस का पेपर है उसके ओरिएंटेड ज्यादा होती है। उसमें इतने ज्यादा फैक्ट्स नहीं होते, प्लस उसमें डायरेक्ट करंट अफेयर्स भी नहीं होते और काफी चीजें जो है वो सीडीएस के लेवल से ऊपर की हैं। तो कभी भी कोई भी आईएएस की मैगजीन पर अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप यूपीएससी सीडीएस देने जा रहे हैं तो सिर्फ उतना पढ़िए जो सीडीएस के रेलिवेंट है, ताकि अगर आप टाइम सेव करेंगे तो वहां दे पाएंगे जिस सब्जेक्ट में आप थोड़े से कमजोर है। तो ये रहनी चाहिए आपकी सीडीएस के करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी। आगे बात करते हैं पॉलिटी की। करंट अफेयर्स के बाद सबसे स्कोरिंग सेक्शन जो है वो है पॉलिटी। अब देखिए, पॉलिटी में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स है 30 टॉपिक्स हैं, लेकिन पॉलिटी में 2 चीजें हैं। एक तो है स्टैंडर्ड टॉपिक्स, दूसरा करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करना। करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स अगर तो आपने कवर कर लिए तो आपका करंट अफेयर के पोर्शन में वो पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात रहती है बेसिक पॉलिटी की। देखिए, पॉलिटी के या तो बेसिक पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं या फिर वो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स की वजह से आते हैं। अब उसके लिए आपको पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेते हैं। पॉलिटी के टॉपिक्स है 30, एक दिन में 2 टॉपिक्स करेंगे, 15 दिन में आपकी पॉलिटी जो है कवर हो जाएगी।
30 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट अगर आप कर लिए, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा, सिटीजनशिप आ जाएगा, डीपीएसपी आ जाएगी, मनी बिल्स आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आ जाएंगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आ जाएंगी, इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाएंगे। तो अगर आप ये सभी कुछ कर लेते हैं, 30 टॉपिक्स कर लेते हैं, साथ में आप करंट अफेयर से रिलेट करके पॉलिटी कर लेते हैं, तो मैं नहीं कहता कि आप 90% क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं सीडीएस की पॉलिटी के। अगर आप करंट अफेयर से लिंक नहीं करते तो आप जितनी मर्जी पॉलिटी पढ़ लीजिए, आपकी आधी से ज्यादा चीजें जो हैं छूट जाएंगी एग्जाम में, क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेट करके थोड़े मुश्किल लगेंगे क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़े होंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 15 से 20 डेज देने हैं बेसिक पॉलिटी के ऊपर। जो 30 टॉपिक्स है उनको अच्छे से करना है। एक दिन में 2 टॉपिक्स आराम से हो सकते हैं। जिनकी स्पीड अच्छी है, जिनके बेसिक क्लियर है, वो तो ज्यादा भी कर सकते हैं। 30 टॉपिक्स क्लियर कर लिए, करंट अफेयर्स के साथ रिलेट कर लिया, पॉलिटी आपकी हो जाएगी डन। लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सुजेस्ट करूंगा कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं, या आप गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नोट्स भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपका पॉलिटी का सेक्शन जो है कवर अप हो जाएगा। अब पॉलिटी आपने कर ली। देखिए, करंट अफेयर्स के बाद, पॉलिटी के बाद सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो पोर्शन है वो है साइंस, क्योंकि इसमें 28 से 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब साइंस में है 3 पार्ट्स, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है, चाहे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो सबसे इजी है स्कोर बायोलॉजी में करना। आई सुजेस्ट बायोलॉजी आप कभी भी स्किप नहीं करना, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। अब इसके सोर्स क्या रहने चाहिए? देखिए, सोर्स अगर आप खुद से फॉलो कर रहे हैं तो 8th एनसीईआरटी कर लीजिए, 9th एनसीईआरटी कर लीजिए, 10th एनसीईआरटी कर लीजिए। साइंस के लिए सफिशिएंट है, फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है, केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है, बायोलॉजी के लिए सफिशिएंट है। और अगर आपने एनसीईआरटी से नहीं करना तो आप गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नोट से कर सकते हैं, वो भी साइंस के लिए जो है सेल्फ सफिशिएंट है। अब दूसरी चीज जो है आपने साइंस में ध्यान रखनी है, 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पे से कभी क्वेश्चन नहीं आए, इसमें से क्वेश्चन आए हैं सिर्फ एक बार, लेकिन 11th और 12th एनसीईआरटी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कभी भी 11th और 12th एनसीईआरटी नहीं करनी, क्योंकि वो करने जाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। आपकी 8th एनसीईआरटी, 9th एनसीईआरटी और 10th एनसीईआरटी जो है मैक्सिमम 20 से 25 डेज में खत्म हो सकती है, अगर आप सही से चलेंगे तो ये है हमारी किसकी स्ट्रेटेजी? साइंस की। अब साइंस के बाद अगर आपको कुछ करना चाहिए तो वो है हिस्ट्री। तो देखिए, अगर आप हिस्ट्री के लिए जा रहे हैं तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए ना तो कोई स्टैंडर्ड बुक है वो कामयाब है, और ना ही एनसीईआरटी कामयाब है। यानी कि दोनों का मिक्सचर अगर आप करके पढ़ेंगे तो ही आप सीडीएस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर तो आप खुद से पढ़ रहे हैं तो कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लेना, और उसके साथ 8th एनसीईआरटी कर लेना और 12th एनसीईआरटी कर लेना। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम फंडा से जुड़े हुए हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नोट्स कर लेना और 12th एनसीईआरटी कर लेना, आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। साइंस में आप 8th, 9th, 10th एनसीईआरटी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक कोई फॉलो कर सकते हैं, ल्यूसेंट की साइंस भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री में ना तो सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से काम चलेगा, ना एनसीईआरटी से काम चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी से हिस्ट्री कर लीजिए, आपकी कंप्लीट नहीं होगी। एनसीईआरटी के साथ स्टैंडर्ड बुक जरूर कर लेना, और अगर स्टैंडर्ड बुक कर रहे हैं तो एनसीईआरटी कर लेना। गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नोट्स कर रहे हैं तो सिर्फ साथ में 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री आपको करनी होगी, आपकी हिस्ट्री हो जाएगी कंप्लीट। अब हिस्ट्री हो गई कंप्लीट, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी। अब देखिए, ज्योग्राफी होती है 2 तरह की, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। वेटेज अभी तक ज्यादा देखने को मिली है इंडियन ज्योग्राफी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल ज्योग्राफी स्किप कर देनी है। लेकिन अगर आपको कोई एक ही पोर्शन करना है दोनों में से, तो आई सजेस्ट इंडियन ज्योग्राफी पहले कर लेना, फिजिकल ज्योग्राफी बाद में कर लेना। अब इसके सोर्स क्या रहने चाहिए? अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है तो 6th क्लास से लेकर 11th क्लास तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए पढ़ लेना। अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है ज्योग्राफी की तो उसमें से इंडियन ज्योग्राफी कर लेना, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी करना 11th एनसीईआरटी से।
अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है और गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के साथ जुड़े हुए हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के ज्योग्राफी के नोट्स पढ़ लेना, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने फिल्टर किए हुए हैं। तो ये है हमारी ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी। ज्योग्राफी के बाद बात आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में से मैक्सिमम आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब जो है अगर एनसीईआरटी से कर रहे हैं तो 12th एनसीईआरटी आपको करनी है और उसके बाद 11th एनसीईआरटी में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने हैं इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नोट्स भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स में समझने वाला ही है सब, रट्टा मारने वाला कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पसंद है जिसमें आप चाहते हैं कि आप समझ कर करें, रट्टाफिकेशन ना हो, तो वो एक ही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ कर सकते हैं और अच्छी तैयारी के साथ जो है इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा जो आपको डाउट होगा कि माइक्रो इम्पोर्टेंट है या मैक्रो इम्पोर्टेंट है, देखिए माइक्रो का सिलेबस ज्यादा है, इसलिए माइक्रो से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। और अगर आपको माइक्रो और मैक्रो में से दोनों में से कुछ एक करना हो तो माइक्रो करिए और मैक्रो में से 2 टॉपिक जरूर कर लेना, नेशनल इनकम और बजट। और उसके बाद टाइम हो तो बैंकिंग वाला टॉपिक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आपको इस बार जरूर बन सकता है। तो ये तो हो गई बात इकोनॉमिक्स की। मैंने आपको जीएस के बारे में ये भी बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, ये भी बता दिया कहाँ से पढ़ना है, और ये भी बता दिया गवर्नमेंट एग्जाम फंडा आपकी उसमें कैसे हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज, आप में से काफी बच्चे जो है सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के पीछे भागने वाले हैं। मैं आज ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स के पीछे मत भागना अगर यूपीएससी क्लियर करना है। मतलब क्या है उसका ये मतलब नहीं है कि वीडियो लेक्चर से समझिए नहीं, समझिए, लेकिन वीडियो लेक्चर से जो आप समझते हैं उसे पढ़ने के टाइम इंक्लूड मत करिए। और जो वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाता है उसको एक बार चेक जरूर कर लेना कि आपका क्या पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्या कुछ अधूरा रहा। अगर नहीं रहा तो फिर ठीक है। पहली चीज कि वीडियोस देखते हुए हमें ऐसा लगेगा कि हमें सब कुछ आता है, हमें लगेगा रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ गया। लेकिन वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है। तो जब भी आप YouTube पर वीडियोस देखें तो उसको अपने पढ़ने के टाइम में इंक्लूड मत करना, उसके बाद सेल्फ स्टडी करना, उसको रिवाइज करना, देखना कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितना समझ आया है। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश का आप में डर बहुत है, पहले तो उस डर को निकालना होगा कि आप जो है 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है 90+ भी स्कोर करते हुए, और अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूं। अब देखते हैं कि इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको ग्रामर के रूल्स करने हैं, टेंसेस करने हैं, वॉइस करनी है, नरेशन करनी है। ये है आपका पहला टारगेट। अब इसमें आपको 10 डेज भी लग सकते हैं, 15 डेज भी लग सकते हैं, लेकिन इस पोर्शन पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है तब तक जब तक आपका ये स्ट्रांग नहीं हो जाता। तो ये करना है। दूसरी चीज, साइड बाय साइड आपको वो कैब के वर्ड्स करने हैं और 10 इडियम्स करने हैं रोज के। अगर आप रोज के 10 वो कैब के वर्ड्स करते हैं, इडियम्स करते हैं, तो इसका मतलब है कि 2 मंथ के बाद आपको कम से कम 600 से 700 जो है वो कैब के वर्ड्स आते होंगे, 600 के अप्रॉक्स इडियम्स आते होंगे, जिसके बाद आप कॉन्फिडेंस अपना देख सकेंगे कि कितना फर्क है इंग्लिश। हो गया इंग्लिश की स्ट्रेटेजी का पहला पार्ट, जहां पर आपने ग्रामर के रूल्स कर लिए, वो कैब स्टार्ट कर दी। दूसरा पार्ट क्या है इंग्लिश की स्ट्रेटेजी का? आपको कम से कम पिछले 2 से 3 प्रीवियस ईयर पेपर देने हैं और ये देखना है कि किस पोर्शन में आपकी एक्यूरेसी कितनी है। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, वॉइस हो गई, नरेशन हो गई। तो 9 से 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस पोर्शन में आपके मार्क्स नहीं आ रहे, किस में एक्यूरेसी कम है। ये था स्ट्रेटेजी का दूसरा पार्ट। अब इंग्लिश की स्ट्रेटेजी का थर्ड पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस पोर्शन में आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही उस पोर्शन को पिकअप करना है और उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कब तक? जब तक 90% एक्यूरेसी नहीं आ जाती। जैसे आपका क्लोज टेस्ट जो है वो नहीं जाता, आपको क्लोज टेस्ट नहीं आता,
तो आपने क्या करना है, क्लोज टेस्ट उठाना है और सिर्फ इंग्लिश में उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तब तक जब तक क्लोज टेस्ट में 90% एक्यूरेसी नहीं आ जाती। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं क्लोज टेस्ट आज नहीं हुआ तो आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। लेकिन सीक्वेंस में चलना है, 10 टॉपिक भी है, अगर 10 तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट उठाना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तब तक जब तक आपकी 90% एक्यूरेसी नहीं आ जाती। और अगर आप लगातार एक ही तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं लिख कर देता हूं 3 दिन से ज्यादा नहीं लगते उसमें 90% एक्यूरेसी अचीव करने में। जैसे मैंने आज क्लोज टेस्ट शुरू किया, मेरे से नहीं हुआ, दूसरा किया, तीसरा किया, उसके बाद चलता गया, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे अगर लगातार क्लोज टेस्ट करूंगा, मेरी 90% एक्यूरेसी अचीव हो जाएगी। इसी तरह से आपने बाकी सेक्शंस में भी 90% एक्यूरेसी जो है अचीव करनी है। इसमें जो है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा आपकी कैसे हेल्प करेगा। अगर आपको ये दिक्कत आती है कि सिनोनिम कहां से पढ़े, एंटोनिम कहां से पढ़े, ग्रामर के रूल्स कहां से पढ़े, तो आप गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना। आपको सिनोनिम के नोट्स मिल जाएंगे, एंटोनिम के भी मिल जाएंगे, इडियम्स के मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट जो ग्रामर के रूल्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिल्टर किए हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा जीएस के मॉक टेस्ट भी देता है और इंग्लिश के मॉक टेस्ट भी देता है। और जीएस के मॉक टेस्ट जो हमारे रहते हैं उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं जो हर बार सीडीएस के एग्जाम के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है। उस जो है बात करेंगे हम मैथमेटिक्स सेक्शन की। देखिए मैथमेटिक्स में मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था टारगेट होना चाहिए मिनिमम 50 मार्क्स। 50 मार्क्स जो है आपको लिबर्टी देती है कि आप ये देख सकें कि आपको कौन से मैथ के टॉपिक्स करने हैं, कौन से नहीं करने। पहली चीज, आपको एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देख लेने हैं। प्रीवियस ईयर देखिए कम से कम पिछले 2 साल के, और ये देखिए कि आपका अरिथमेटिक स्ट्रांग है, अलजेब्रा स्ट्रांग है, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है, मेंसुरेशन स्ट्रांग है या ज्योमेट्री स्ट्रांग है। तो आप जो है पोर्शंस को आइडेंटिफाई करिए। स्टैटिस्टिक्स किसी को आता होता है, किसी को सेट्स के क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, तो वो सारी चीजें देख लीजिए। अब आपने क्या करना है, पोर्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। आपने पोर्शंस आइडेंटिफाई कर लिए, आपने कर लिए, इस अकॉर्डिंग जो है पोर्शंस आइडेंटिफाई करने हैं कि आपको मैथमेटिक्स में 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब 60 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप पूरी की पूरी ज्योमेट्री भी छोड़ देंगे ना, तो आप 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और टाइम भी लिमिटेड होता है, लिमिटेड टाइम में 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बहुत मुश्किल है मैथ में। तो आपको पहले ही इस अकॉर्डिंग चलना है कि आपका अरिथमेटिक स्ट्रांग है, अलजेब्रा स्ट्रांग है या कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। जो भी सेक्शंस आपने आइडेंटिफाई किए, अब उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही हैं, साथ में प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल के सॉल्व करने हैं कम से कम 2 बार। कंसेप्ट समझने के लिए कुछ यूट्यूब चैनल्स में आपको रिकमेंड कर देता हूं। पहला है मैथ्स विद पवन राव, बहुत अच्छा चैनल है। अगर आपको एडवांस मैथ सीखना हो तो इस चैनल पर जाकर सीख सकते हैं, कंसेप्ट्स आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा नियॉन क्लासेस है, अभिनय मैथ्स है। ये 3 चैनल है जो आप फॉलो कर सकते हैं सीडीएस की मैथ्स की स्ट्रेटेजी के लिए। 3 जो ये चैनल्स मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से आपको कंसेप्ट्स पता चल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उससे पहले आइडेंटिफाई जरूर कर लेना कि आप सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे सीडीएस में। तो ये हो गई हमारी क्या 3 चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर करने हैं सॉल्व पिछले 5 साल के कम से कम 2 बार। इस तरह से जो है आपको चलना होगा हमारे एग्जाम के लिए, सीडीएस के लिए। स्ट्रेटेजी रहेगी, रूल रहेगा 70 मार्क्स इंग्लिश, 30 मार्क्स जीएस, 50 मार्क्स हमारे मैथमेटिक्स में, और आपका सीडीएस का रिटन एग्जाम हो जाएगा क्लियर। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नोट्स चाहिए हो, मॉक्स चाहिए हो या पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर जो है दिया गया है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी जाएगी। और कोई भी आपको अभी भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद। जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ।